अस्सलाम वालेकुम, आप सबका वेलकम करती हूँ मैं जन्नती फैज़ की चैनल पर, जहाँ मैं आपको बहुत सारी हॉन्टेड कहानियाँ सुनाती हूँ मेरे अंदाज में। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है एथेंस का वीरान घर। चलें शुरू करते हैं अपनी कहानी को। यूनान का शहर एथेंस फ़लसफ़ा, दानिश्वरी और इल्म का गहवारा था। ये वो जगह थी जहाँ लोग मंतक और अकल पर यकीन रखते थे, जहाँ सुकरात, अफलातून और अरस्तू जैसे अजीम उस्ताद रहते और पढ़ाते थे। लेकिन उसी रोशन शहर के गोशे में एक ऐसा मकान था जिसका जिक्र ज़बानों पर खौफ के साथ आता था। यह मकान वसी और शानदार था, ऊंची दीवारों और बड़े सहन के साथ, मगर कई सालों से सुनसान पड़ा था। कोई वहाँ रहने की हिम्मत ना करता। दिन के वक्त वो मकान बज़ाहिर आम सा दिखाई देता, मगर जैसे ही शाम ढलती उसकी खिड़कियाँ और दरवाजे अंधेरे में ऐसे झांकते जैसे अंधेरा ही वहाँ का असल मकीन हो। मोहल्ले के बच्चे दिन के उजाले में भी उसके करीब जाने से घबराते। बूढ़ी औरतें अक्सर सरगोशी में कहती, वहाँ एक कैदी की रूह है जो अब तक आज़ाद नहीं हो सकी। कुछ लोग दावा करते कि रात के अंधेरे में उन्होंने लंबे कद का एक भूत देखा है जिसके हाथ और पांव भारी जंजीरों में जकड़े हैं। ये मकान इतना बदनाम था कि शहर के अमीर तरीन लोग भी इससे इंतहाई कम कीमत पर लेने को तैयार न थे। हर वो शख्स जिसने हिम्मत करके वहाँ रहने की कोशिश की या तो खौफज़दा होकर पागल हो गया या चंद दिन में बीमार होकर मर गया। उन्हीं दिनों रोम से एक फ़लसफ़ी एथेंस आया। वो उम्र रसीदा मगर मजबूत असाब का इंसान था। उसका मानना था कि दुनिया में हर चीज़ का अक़ली जवाज़ होता है। भूत, सेब और जन्नात उसके नज़दीक सिर्फ वहम थे। जब उसे सुना कि एथेंस में एक मकान भूतों की वजह से वीरान है तो उसने कहकहा लगाया और कहा, ये महज कहानियाँ हैं। मैं इस मकान को किराए पर लूँगा और वहाँ रिहाइश इख्तियार करूँगा। लोगों ने उसे बहुत रोका और एक बुजुर्ग ने कहा, बेटे फ़लसफ़ा अपनी जगह, मगर वहाँ रात गुजारने वाला जिंदा सलामत नहीं लौटे। एथेनस थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोला, अगर अक्लो हिम्मत साथ हो तो कोई साया नुकसान नहीं दे सकता। शाम ढलते ही वो मकान में दाखिल हुआ। दरवाजे कब्जे चिरचिरा कर बजने लगे, ऐसे कई सदियों से कोई इन पर हाथ ना डाल सका हो। अंदर जाते ही अजीब सी बोसीदा खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। दीवारों पर पुराने तेल के चिरागों के निशान थे। उसने एक कमरे मुंतखब किया और वहाँ अपना चिराग रख दिया। उसके पास किताबें, कागज़ और कलम थे। उसने सोचा कि अगर कोई वाक़या रोनमा हुआ तो वो सब कुछ नोट करेगा। रात का पहला पहर पुरसुकून गुजरा, मगर आधी रात के करीब अचानक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया और चिराग की लौ लरसने लगी। फिर एक आवाज़ सुनाई दी, हल्की सी धात की टकराव की आवाज़, जैसे कोई जंजीर फर्श पर घसीट रहा हो। एथेनोडोरस ने फौरन नोट लिखा, आवाज़ वाज़े है, अभी तो कोई शक्ल नजर नहीं आई। चंद लम्हों बाद कमरे के दरवाजे के पास अंधेरे में एक हैवला सा उभरा। वो हैवला आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल में ढल गया। एक इंतहाई दुबला, बोसीदा कपड़ों में लिपटा हुआ बूढ़ा शख्स। उसके बाल उलझे हुए, दाढ़ी बेतरतीब थी। उसके हाथ और पांव भारी जंजीरों में जकड़े हुए थे। जंजीरें घसीटने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। एथेनोडोरस ने खौफ पर काबू पाने की कोशिश की, मगर उसके जिस्म में कपकपी दौड़ गई। भूत की आंखों में रोशनी नहीं थी, सिर्फ तारीख खाली गड्ढे जैसे दहकते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और अपने हड्डियों से हाथ से ज़मीन की तरफ इशारा किया। फिर वो अचानक गायब हो गया। एथेनोडोरस ने अपने नोटिस में सब कुछ लिखा और फैसला किया कि अगली रात वो ज़्यादा गौर से मुशाहिदा करेगा। दूसरी रात जब वो बैठा तो खौफ ज़्यादा नुमाया था। बाहर हवा चल रही थी। अचानक मकान की खिड़कियां ज़ोर से बंद हुई। दरवाज़ा खुला और एक तेज़ चीख सुनाई दी, जैसे कोई औरत अज़ाब में चीख रही हो। इस बात सिर्फ भूत नहीं आया, बल्कि मकान के दूसरे हिस्सों से और भी आवाज़ें आने लगी। ऊपर की मंजिल से कदमों की दौड़, दीवारों पर नाखून रगड़ने ऐसी आवाज़ और एक कोने से हल्की सरगोशियाँ, छोड़ दो छोड़ दो। एथेनोडोरस ने चिराग उठाया और बाहर निकल आया। भूत फिर नमूदार हुआ।
اور صحن کے بیچوں بیچ رک گیا۔ اس نے زنجیریں زور سے زمین پر پٹکیں۔ تھانودورس آگے بڑھا مگر ایک بار پھر زمین کی طرف اشارہ کر کے وہ بھوت غائب ہو گیا۔ تیسری رات سے پہلے محلے والے اس کے پاس آئے اور کہا، ہم نے دیکھا ہے کہ رات کو روشنیوں کے ساتھ تم مکان میں گھومتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تھانودورس نے جواب دیا، ڈر ہے مگر یہ ڈر حقیقت کو جاننے سے نہیں رک سکتا۔ ایک بوڑھی عورت نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میرے شوہر بھی کبھی وہاں گئے تھے، وہ چیخ چیخ کر واپس آئے اور 3 دن میں مر گئے۔ بیٹے تم بھی باز آ جاؤ۔ چوتھی رات سب سے زیادہ ہولناک تھی۔ جیسے ہی گھڑی نے آدھی رات کا اعلان کیا، مکان لرزنے لگا، چھت پر بھاری چیزوں کو گھسٹنے کی آواز آئی، کمرے میں رکھا چراغ بجھ گیا اور اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرے میں ایک ساتھ کئی سائے نمودار ہوئے، کوئی دروازے پر کھڑا تھا، کوئی کھڑکی پر جھانک رہا تھا۔ ایک سائے نے تو یوں محسوس کروایا جیسے وہ تھانودورس کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا ہو۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر وہی بوڑھا بھوت سامنے آیا، مگر اس بار اس کے ساتھ زنجیروں کی آواز اور بھی تیز تھی۔ وہ کراہ رہا تھا، چیخ رہا تھا، جیسے صدیوں کا درد اس کی آواز میں سمٹ آیا ہو۔ وہ صحن میں گیا اور زمین پر گھٹنے ٹیک کر اپنی ہڈیوں والے ہاتھ سے مٹی کھودنے لگا۔ پھر اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر ایک ایسی چیخ ماری کہ پورا مکان گونج اٹھا، اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو تھانودورس نے مزدور بلائے اور صحن کے اس حصے کو کھودنے کا حکم دیا۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ کچھ ہی گہرائی کھودنے کے بعد لوہے کی زنجیریں نظر آنے لگیں۔ مزدوروں نے مزید کھودا تو ایک انسانی ڈھانچہ برآمد ہوا۔ ہڈیوں کے ساتھ زنجیریں جمی ہوئی تھیں۔ وہ ڈھانچہ ایسے بندھا ہوا تھا جیسے کسی کو قید کر کے زندہ ہی مٹی تلے دفنا دیا گیا ہو۔ محلے والے لرز گئے۔ سب کو احساس ہوا کہ وہ بھوت دراصل اسی قیدی کی روح تھی جو انصاف مانگ رہا تھا۔ تھانودورس نے حکم دیا کہ ڈھانچے کو عزت کے ساتھ دفنایا جائے۔ رسمیں ادا کی گئی اور قبر پر چراغ جلائے گئے۔ جس دن ڈھانچے کو دفنایا گیا، اس دن کے بعد مکان سے تمام ہولناک آوازیں ختم ہو گئیں۔ نہ زنجیروں کی جھنکار سنائی دی، نہ چیخیں، نہ سائے۔ مکان پھر پرسکون ہو گیا۔ لوگوں نے تھانودورس کو سلام کیا اور کہا، تم نے نہ صرف اپنی عقل سے سچ کو بے نقاب کیا بلکہ ایک بے قرار روح کو بھی سکون بخشا۔ تھانودورس نے مسکرا کر کہا، ڈر ہمیشہ حقیقت کو چھپا لیتا ہے، مگر اگر ہم عقل اور ہمت سے آگے بڑھیں تو ہر سایہ روشنی بدل جاتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔